हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम पैटर्न और पिछले सालों के आधार पर चुने हैं। इस वीडियो में मैंने 50 ऐसे सवाल रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या उन्हीं कंसेप्ट से आते हैं। तो अगर आप सीरियस हो अपनी तैयारी को लेकर तो पूरे ध्यान से सॉल्व करना और अपना स्कोर जरूर चेक करना। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं या आने की उम्मीद है, तो टेंशन फ्री होकर आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। इस टाइम प्रैक्टिस और रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखते हैं। ऑप्शन है ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2-3 लाइन की व्याख्या लेके आई हूँ मैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नान घर होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि शौचालय थे घरों में या नहीं, तो घरों में शौचालय की व्यवस्था थी और नालियों की व्यवस्था भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। लिपि पूछी गई है। ए है तमिल, बी है खरोष्टी, सी है अज्ञात है और डी है ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है कि अज्ञात है। अभी लिपि के बारे में कुछ पता नहीं चला है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सैल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। ये लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। ऑप्शन है रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन बी है नदीमुख भूमि का टीला, ऑप्शन सी है मृतकों का टीला और ऑप्शन डी है जीवन का टीला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी है धान्यागार, ऑप्शन सी है सहस्तंभ हॉल और ऑप्शन डी है 2 मंजिला मकान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी है दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी है चावल और दालें और ऑप्शन डी सब्जियां और फल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर क्षीर पकोदान तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है, जो कि सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख किया गया है, परंतु नहीं किया गया है। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। ऑप्शन ए है जौ यानी कि यव, ऑप्शन बी है जई है कि ओट, ऑप्शन सी राई और ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है जौ यानी कि यव। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कल मैं एक वीडियो और लेके आऊंगी, मतलब एक क्या हर सब्जेक्ट से मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां से रिवीजन के लिए लेके आऊंगी वीडियो। इस टाइम रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा। कल मैं रिवीजन की डालूंगी हिस्ट्री से रिलेटेड और उसके बाद फिर साइंस से। नेक्स्ट है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है तांबा। ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान सदगिद है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी है बुद्धिमता, ऑप्शन सी है कुशलता और ऑप्शन डी है शक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान था। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है।
ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन बी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए भूलाबाई देसाई। ऑप्शन बी कैलाश नाथ काटजू। ऑप्शन सी सर तेज बहादुर सप्रू। और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है भूलाबाई देसाई ने की थी। वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाबाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी है एओ ह्यूम। और ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है एओ ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। ऑप्शन ए लाहौर में। ऑप्शन बी है अमृतसर में। ऑप्शन सी है लखनऊ में। और ऑप्शन डी है हरिपुरा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है लखनऊ में। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जननांग के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है? ऑप्शन ए है 1921। ऑप्शन बी है 1947। ऑप्शन सी 1951। और ऑप्शन डी है 1982। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 1921। भारत में जननांगीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष 1921 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? ऑप्शन ए नागालैंड। ऑप्शन बी है केरल। ऑप्शन सी है सिक्किम। और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है नागालैंड। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। इसकी राजधानी नाय पिये तात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ऑप्शन है स्लेट। ऑप्शन बी है सिस्ट। ऑप्शन सी है डायोराइट। और ऑप्शन डी है फायालाइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है डायोराइट। पर्ददार शैल तथा आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण स्लेट, शिस्ट, फाइलाइट, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट, ग्रेब्बो, संगमरमर, क्वार्टरजाइट इत्यादि। डायोराइट एक मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान है जो मुख्यतः प्लाजियोक्लेस फ्लैस्पर द्वारा निर्मित एक अंतर्भेदी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्सिडियन, एडेसाइट, गैब्रो और पैराडाइट क्या है? ऑप्शन ए अंतर्वेदी चट्टानें। ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान। ऑप्शन सी है बहिर्वेदी चट्टान। और ऑप्शन डी है कायांतरित चट्टान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है बहिर्वेदी चट्टान। ऑब्सिडियन, एडेसाइट, गैब्रो और पैराडाइट बहिर्वेदी चट्टान के उदाहरण है। ये सभी अग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी फ्रांस। ऑप्शन सी ब्राजील। और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है ब्राजील। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील से होकर प्रभावित जल के अनुसार यह विश्व में सबसे बड़ी नदी है। यह एडीज पर्वत से निकलती तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए राइन। ऑप्शन बी रॉन। ऑप्शन सी डानवे। और ऑप्शन सी डी है वोल्गा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम वाल्दाय पहाड़ियों से होता है तथा ये कैस्पियन सागर में गिरती है। कई बार क्वेश्चन चेंज होके बन जाता है कि कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, ये पूछा जा सकता है। तो वाल्दाय पहाड़ियों से निकलती है या फिर कि किस सागर में गिरती है, तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1970 में। ऑप्शन बी 1975 में। ऑप्शन सी 1990 में। और ऑप्शन डी 1992 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1992 में। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या है? ऑप्शन ए है 10।
ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 25। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 15। 8वीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन ए नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन और ऑप्शन सी है जी.एस. खुश और ऑप्शन डी है बी.पी. पाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है नॉर्मन ई बोरलॉग। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना, क्योंकि कभी विश्व में पूछ लेता है और कभी भारत में पूछ लेता है, तो हमें जल्दीबाजी में कोई सा भी टिक कर देते हैं। अगर विश्व में पूछा जा रहा था नॉर्मन ई बोरलॉग और अगर भारत में पूछा जा रहा था एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है पंतनगर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। वर्ष है ऑप्शन ए है 2004 से 5 में, ऑप्शन बी है 2000 से 2001 में, ऑप्शन सी है 1998 से 99 में और ऑप्शन डी है 95 से 96 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1998 से 99 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 से 99 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ऑप्शन है कानपुर में, ऑप्शन बी है गाजियाबाद में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में और ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। ऑप्शन ए नवंबर 2012, ऑप्शन बी सितंबर 2014, ऑप्शन सी जनवरी 2014 और ऑप्शन डी सितंबर 2016। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है सितंबर 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना है। नेक्स्ट है शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन ए अधिक अनुकूलनशीलता, ऑप्शन बी दृढ़ राज्य, ऑप्शन सी जनता द्वारा अधिक सहभागिता और ऑप्शन डी सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है यूके। यूके का अलिखित संविधान है। यूके यानी कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यह संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.एन. राव और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को आतिथ्य अध्यक्ष चुना, अस्थायी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ये दोनों ये अस्थायी अध्यक्ष है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक और ये राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में और ऑप्शन डी भाग 1 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको बात कर रही हूँ, क्वेश्चन करा रही हूँ, बिल्कुल भी इधर उधर की बात ना करते हुए। और सारे क्वेश्चन उसी लेवल के बने जिस लेवल के एग्जाम में आएंगे। और इसमें सारे मतलब ऐसा मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे मैं तुम्हारे जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी फॉर्मेट में लेकर आई हूँ कि हर उससे सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन दिए हुए, पॉलिटी हो, फिर ज्योग्राफी हो या फिर यूपी स्पेशल हो,
सभी से इसमें मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसे मिनी या लघु संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी है यूएसए से, ऑप्शन सी है कनाडा से और ऑप्शन डी है फ्रांस से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड के संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी है संघीय सरकार, ऑप्शन सी है संसदीय सरकार और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है संघीय सरकार। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, सेल के विद्युत वाहक बल के संदर्भ में सत्य है। फर्स्ट है, विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेकंड है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। ऑप्शन है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी है कथन 1 और 2 दोनों सही है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है कथन 1 और 2 दोनों सही है। विद्युत सेल से विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, खाली इतना भी पूछ सकते हैं तो वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट है, प्रतिरोध के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट है, किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड है, तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड है, प्रतिरोध ऐसी राशि है जिस पर पदार्थ की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कूट है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 सही है और ऑप्शन सी उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं और ऑप्शन डी सेकंड और थर्ड सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है कि फर्स्ट और सेकंड सही है। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रभावित होने वाली आवेश के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न होता है प्रतिरोध कहलाता है। इससे तात्पर्य किसी चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। नेक्स्ट है, चुंबक के संदर्भ में सत्य कथन है। फर्स्ट है, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक व विद्युत चुंबक। सेकंड है, विद्युत चुंबक की अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल कथन सेकंड सही है, ऑप्शन सी है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सही है। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक। नेक्स्ट है, दंड चुंबक के संदर्भ में विचार करें। फर्स्ट है, दंड चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। सेकंड है, जब दंड चुंबक को बीच से काट देते हैं तो उसका दैशिक गुण समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल 1 सही है। मध्य बिंदु यानी गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं, जिसे चुंबक का दैशिक दिशा बताने वाला गुण कहते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन है। फर्स्ट है, यह चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है। सेकंड है, एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल 1 सही है। रिकेट्स रोग के संदर्भ में सत्य कथन है। फर्स्ट है, यह विटामिन डी की कमी से होता है। सेकंड है, इससे पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही हैं।
रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है और इसमें पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी के संदर्भ में सत्य कथन है। फर्स्ट है रतौंधी विटामिन बी की कमी से होता है। सेकंड है इससे पीड़ित व्यक्ति को अंधेरे या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी है केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कथन 2 सही है। रतौंधी रोग से पीड़ित रोगी को अंधेरे या कम प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता। यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है बेरी के संदर्भ में विचार करें। फर्स्ट है बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। सेकंड है इस रोग में व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आती है। ऑप्शन ए कथन 1 सही है। ऑप्शन बी है कथन सेकंड सही है। ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ जनित रोग है। फर्स्ट है पैचिस, सेकंड है मलेरिया, थर्ड है निंद्रा रोग और फोर्थ है फाइलेरिया। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 और 4 सही है। ऑप्शन बी है केवल कथन 1, 2 और 3 सही है और ऑप्शन सी उपयुक्त सभी और डी है केवल सेकंड और थर्ड सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कथन 1, 2 और 3 सही है। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला प्रमुख रोग पैचिस मलेरिया यानी मच्छर से काटने पर, निंद्रा रोग या सोने की बीमारी, सीसी मक्खी, फाइलेरिया हाथी पांव निमेटोड द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। मतलब प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला प्रमुख रोग है पैचिस, मलेरिया और निंद्रा रोग या सोने की बीमारी जो सीसी मक्खी के काटने से होती है। नेक्स्ट है कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। फर्स्ट है दांत खाज, सेकंड है गंजापन, थर्ड है एथलीट फुट और फोर्थ है दमार। फुट दिए गए हैं, केवल कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है और सी है उपयुक्त सभी और डी है केवल 1 सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, उपयुक्त सभी। दांत खाज, गंजापन, दमा, एथलीट फुट आदि कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी ए है BCG, ऑप्शन बी है DPT, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है BCG टीका। जन्म के समय BCG यानी तपेदिक रोधी टीका बच्चों को लगाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। ये ऑप्शन है डिप्थीरिया, कुकर खांसी व टिटनेस। ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, कुकर खांसी व तपेदिक। ऑप्शन सी डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस व तपेदिक और ऑप्शन डी है कुकर खांसी, तपेदिक व निमोनिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, कुकर खांसी व टिटनेस। नेक्स्ट है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ और ऑप्शन डी भगवान विष्णु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है भगवान जगन्नाथ। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण के सम्मान में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केरल। सबरीमाला हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो केरल में पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। यहाँ लगभग 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहार के त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है नागालैंड। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी झांसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किन किन नदियों के साथ संगम बनाती है। ऑप्शन ए गंगा और सरस्वती, ऑप्शन बी घाघरा और गंडक, ऑप्शन सी सोन और दामोदर और ऑप्शन डी है गोमती और रामगंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है गंगा और सरस्वती। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी है सोनभद्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है चंदौली। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है कानपुर नगर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है प्रयागराज। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी पीलीभीत और ऑप्शन डी है श्रावस्ती। तो इसका ऑप्शन बी सही है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किस वर्ष हुआ। तो ये 1925 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। इसमें मैंने 53 क्वेश्चन कराए हैं और सारे सब्जेक्ट से
क्वेश्चन उठाए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस कराई है। आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। और मैं नेक्स्ट वीडियो रिवीजन वीडियो डालने वाली हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है वो भी ऐसी होगी 25 to 30 मिनट की, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि इस टाइम पे रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन।